आज हम आपको आदर्शवाद के बारे में बताएंगे कि आदर्शवाद जो है ये किस प्रकार का दर्शन है, क्या है। ठीक है, आप सभी लोग आदर्शवाद के बारे में पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करके रखिए। देखिए, आदर्शवाद जो है सबसे प्राचीन और इसको बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, और इसका पाश्चात्य दर्शन में पश्चिमी देशों में दर्शन का जो उदय हुआ था वह है हमारे यूनान से हुआ था। ठीक है, और यह एक बहुत प्राचीन विचारधारा है। प्रारंभिक रूप में आदर्शवाद का ही जन्म हुआ था और हमारे भारत में भी आदर्शवाद को मानने वाले लोग हैं। प्राचीन काल में जो आदर्शवाद की मानने वाले थे उनमें थे, क्या बोलते हैं, आपके सुकरात और उनके शिष्य थे प्लेटो और डेकार्टे और बर्कली और कांट, फिट्टे, ये जो थे। इसके अलावा एक थे हीगल। ये सभी जो दार्शनिक थे ये आदर्शवाद को मानते थे और आदर्शवाद की ही विचारधारा से प्रभावित थे। आगे देखिए, आदर्शवाद का जो जन्म था वो आध्यात्मिकता से था। हमारे दर्शन में दो प्रकार के जगत की कल्पना की गई है। जगत माने संसार की दो प्रकार की संसार होते हैं। तो एक तो है हमारा ये आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक संसार। ठीक है, और दूसरा है भौतिक संसार। तो आदर्शवाद जो है आपका आध्यात्मिकता पर जोर देता है और आपके अंतिम सत्य जो है वो ईश्वर है और मनुष्य में जो आत्मा है, चेतन तत्व है, वह इसी ईश्वर का अंश है। आत्मा जो है इसी ईश्वर का अंश है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बात है, आत्मानुभूति और अंतिम सत्य ईश्वर है और हमको अंत में ईश्वर में ही विलीन होना है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो ये आदर्शवाद की मुख्य बात है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है। देखिए, आदर्शवाद को जो है अंग्रेजी में, हिंदी में तो आदर्शवाद बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको आइडियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आइडिया शब्द है पहला, आइडिया, और दूसरा शब्द है इज्म। एल शब्द जो है साइलेंट है, वो सिर्फ बोलने के लिए लगा दिया गया है। और आइडिया शब्द का अर्थ क्या होता है? विचार। और इस शब्द का अर्थ है वाद। ठीक है, तो आदर्शवाद शब्द का अर्थ है विचारवाद। विचारवाद, विचार ही सत्य है, विचारों के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विचार सत्य है। ठीक है, प्लेटो ने आपके चिंतन
विचार और तर्क, इनको ही महत्व दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य बात ये है कि आदर्शवाद वह दर्शन है, देखिए आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। ठीक है, ये आवश्यक है मन की प्रकृति के लिए कि वह आध्यात्मिक या मानसिक हो, क्योंकि विचार कहाँ पर होंगे? अब आपके पास जो विचार है वो कहाँ पे होते हैं? विचार जो होते हैं आपके मन में होते हैं। ठीक है, मन का संबंध हैगा आध्यात्मिकता से। ठीक है, तो इसी को आदर्शवाद में सत्य माना गया है। तो ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप कि आदर्शवाद ने इस संसार का जो आधार, ये जो भौतिक संसार है, इसका आधार जो है किसको माना है? वह माना है मनस को। याद रखिए, मनस अर्थात मन को। ठीक है, क्योंकि मन में ही विचार होते हैं और आदर्शवाद विचारों की विचारधारा है। ठीक है, और मनस का जो स्थान है वह पदार्थ से पहले है। पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? पदार्थ जो होते हैं भौतिक संसार में होते हैं। ठीक है, और भौतिक संसार के पदार्थों को महत्व उतना ज़्यादा नहीं दिया गया है। इसी के संदर्भ में कुछ देखिए परिभाषाएं हैं कि एडम्स ने कहा था कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में, आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में, दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। ठीक है, तो जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सभी में थोड़ा बहुत आदर्शवाद देखने को मिलता है और हमारे भारतीय दर्शन भी आदर्शवाद से प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद है देखिए एक परिभाषा है J.S. रॉस की। J.S. रॉस की, इन्होंने कहा था कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधार तत्व तो यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण, संसार की उत्पत्ति का जो कारण है मन और आत्मा है। ठीक है, वास्तविक रूप में मानसिक चरित्र का रूप है। वास्तविक रूप में किसका रूप है? मानसिक चरित्र का रूप है। तो ये J.S. रॉस ने कहा था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि जो कुछ भी संसार में है वह सब हमारे मन में विचारों के कारण ही है। यदि विचार नहीं होंगे तो वह वस्तुएं को हम नहीं समझ सकते। विचार ही सत्य है। ठीक है, इसी तरह एक विद्वान हुए थे हॉर्न, इन्होंने कहा था कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की
मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। अनुभूति का विवरण है। देखिए तो ये परिभाषा क्या कहती है, उसमें मुख्य चीज़ क्या है, अनुभूति। ठीक है, मानसिक जगत में हम विचारों के द्वारा अन्य पदार्थों की अनुभूति करते हैं, विचारों को ही अनुभूत करते हैं, ऐसा इसमें परिभाषा में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि आदर्शवाद की। देखिए कोई भी जो दर्शन होता है उसकी तीन चीज़ें जरूर होती हैं। अगर तीन चीज़ें आप समझ जाते हैं तो आप कभी भी पूरे दर्शन को समझ जाएंगे। जैसे होता है तत्व दर्शन, तत्व मीमांसा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मीमांसा शब्द है इसका अर्थ होता है व्याख्या करना। ठीक है, मीमांसा का मतलब होता है व्याख्या करना। तो तत्व मीमांसा में किसकी व्याख्या करेंगे कि मूल तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है। ठीक है, तो जो मूल तत्व है आदर्शवाद के अंदर वह हैगा विचार और ईश्वर, ये इसके मूल तत्व हैं। तो हमें यहाँ पर इन्हीं मूल तत्वों की व्याख्या करनी है और इसी के बारे में जानना। कोई भी दर्शन हो तो उसके मूल तत्व के बारे में जानना ही तत्व मीमांसा कहलाता है। अब इसमें विभिन्न विद्वानों ने देखी अलग अलग बातें कही हैं कि प्लेटो ने कहा था कि जो हमारा ये भौतिक संसार भौतिकता में नहीं है, संसार भौतिकता में नहीं है। आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व दिया गया है, बल्कि विचारों में है। संसार भौतिकता में नहीं है बल्कि विचारों में है। ठीक है, प्लेटो मन एवं तर्क को प्रमुख आधार मानते थे। डेकार्टे ने जो है, डेकार्टे ने मन को ही प्रमुख माना है, मन को ही प्रमुख माना है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी वो हैं विचारधाराएं। और आगे चलते हैं, स्पिनोजा एक हुए थे, स्पिनोजा। इन्होंने आध्यात्मिकता को ही स्वीकार किया है, आध्यात्मिकता को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लाइबेनित्ज हुए थे, लाइबेनित्ज। इन्होंने कहा है कि संसार छिद बिंदुओं से निर्मित है। संसार जो है छिद बिंदुओं से निर्मित है। ये छिद बिंदु हमारे विचार और आध्यात्मिक जगत के जुड़े हुए विभिन्न छोटे छोटे धार्मिक पहलू हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। विचारों से जुड़े हुए बहुत सारे विचारों को, इन्हीं को इस नाम जो इन्होंने चिद बिंदु दे दिया है नाम इनका। ठीक है, इसके बाद बर्कले ने पदार्थ के अस्तित्व को आध्यात्मिक आधार पर स्वीकार किया। जो बर्कले थे इन्होंने पदार्थ का जो अस्तित्व स्वीकार किया है, देखिए पदार्थ को आध्यात्मिक आधार पर स्वीकार किया है। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर नहीं स्वीकार किया है, आध्यात्मिक आधार पर स्वीकार किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हीगल थे, इन्होंने समस्त विश्व को, समस्त
विश्व को एक पूर्णता के रूप में देखा, एक पूर्णता के रूप में देखा। ठीक है। इसी तरह आदर्शवाद को जो है तत्वमीमांसा के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। तत्व मीमांसा के आधार पर आदर्शवाद के प्रकार। ठीक है। आगे देखिए कौन कौन से प्रकार थे। ये था आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, ये एक प्रकार है इसका। ठीक है। इसके जो प्रवर्तक थे वह थे बर्कले। परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि बाह्य जगत जो है वह कुछ भी नहीं है। बाह्य जगत कुछ नहीं है, यह सिर्फ आपके मन का प्रकटीकरण है। ठीक है। जो कुछ भी बाह्य जगत है उसको हम मन में विचारों के द्वारा प्रकट करते हैं, इसलिए बाह्य जगत मन के अंदर विचारों का प्रकटीकरण है। इसके बाद है हमारे पास वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद ये इसका दूसरा प्रकार है। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे प्लेटो। ठीक है। प्लेटो ने कहा है कि विचार सत्य है, प्रकृति और भौतिक जगत सत्य नहीं है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि विचार सत्य है और भौतिक जगत जो है वह सत्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला नंबर निरपेक्ष आदर्शवाद। निरपेक्ष आदर्शवाद। इसके जो पक्षधर थे या प्रवर्तक थे वो थे हीगल। ठीक है। हीगल को याद रखिएगा। उनके अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है। आत्मा का चरम रूप कौन है? परमात्मा। परमात्मा जिसको विश्वात्मा भी कहा जाता है, परमात्मा है। और यही जो है वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है। यही जो है वस्तु जगत का निर्माण करता है। ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे है प्रपंचात्मक आदर्शवाद। प्रपंचात्मक आदर्शवाद। इस विचारधारा के जनक थे कांट। ठीक है। इनके अनुसार जो है जगत के पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष से न होकर परोक्ष रूप से होता है। कांट ने बुद्धि को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है। इन्होंने क्या माना? बुद्धि को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है। ठीक है। इसलिए इन्हें इनकी विचारधारा को बुद्धिवादी आदर्शवाद भी कहा जाता है। बुद्धिवादी आदर्शवाद भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रपंचात्मक आदर्शवाद। इसके बाद है हमारे पास क्या बोलते हैं आधुनिक आदर्शवाद। आधुनिक
आदर्शवाद। अगली जो तत्व मीमांसा के अंदर है वो ये है, इसका प्रकार। इसके जो मानने वाले थे ब्रिटेन में थे, ब्रिटेन के सैमुअल टायलर और कोलरिज और आपके जेम्स स्टर्लिंग, ये सारे जो थे, और क्या बोलते हैं आपके इसी में आगे ये तो ब्रिटेन के हो गए, और जर्मनी के थे आपके, जर्मनी का नाम था इनमें जेंटाइल। ये जो थे आपके जर्मनी के आधुनिक आदर्शवाद के जो हमारा था उस विचारधारा के जनक थे। और अमेरिका में हैरिस, अमेरिका के हैरिस तथा हॉर्न, ये प्रसिद्ध आदर्शवादी थे जो आधुनिक आदर्शवाद को सपोर्ट करते थे। तो ये तो थी आपकी तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है आपका विचार, ठीक है, जो सभी की विचारधाराओं से निकल के आता है। और इन लोगों ने सबने जो कहा है कि जैसे लाइब्निस ने कहा कि चित्त बिंदुओं से बना है विभिन्न प्रकार के, और स्पिनोजा ने आध्यात्मिकता पर बात की है, विचार, आध्यात्मिकता, ठीक है। और आपके हीगल ने समस्त विश्व को एक पूर्णता के रूप में देखा है। और आपके प्लेटो ने कहा है कि विचार ही सत्य है। बर्कले ने कहा है कि बाह्य जगत और कुछ नहीं, केवल मन का प्रत्यक्षीकरण है, मन के द्वारा ही प्रत्यक्ष का होता है, ठीक है। हीगल ने कहा है कि आत्मा का चरम रूप जो है परमात्मा है, आत्मा का चरम रूप परमात्मा है। तो ये इसके मूल तत्व हैं जो तत्व मीमांसा को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा, ठीक है। ज्ञान मीमांसा का जो संबंध होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि अब तत्व आपको पता लग गया, इसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान क्या है, इसकी जो व्याख्या है वह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। मीमांसा का अर्थ व्याख्या होता है, ज्ञान की व्याख्या। अब तत्व पता हो गया, अब तत्व से कैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या ज्ञान है इसके अंदर, या ज्ञान से संबंधित क्या बात कही गई है, ये ज्ञान मीमांसा में बताई जाती है, ठीक है। तो इसी में आगे चलते हैं कि सुकरात के दर्शन में आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। सुकरात के दर्शन में जो है, देखिए, जो सुकरात आदर्शवादी थे, इनके में बुद्धिवाद देखने को मिलता है, ठीक है। सुकरात के अनुसार वास्तविक ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, अवधारणाओं के माध्यम से। ये याद रखने वाली बातें हैं, अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ अवधारणाओं में परिवर्तित करके विचारों की संज्ञा दी थी। तो ये था एक प्रकार से आत्मनिष्ठ, ठीक है, विचारधारा थी सुकरात की। और प्लेटो ने क्या कर दिया, इसी को वस्तुनिष्ठ बनाकर, वस्तुनिष्ठ करके जो पदार्थों की जो संबंध में जो बातें थी, अवधारणा थी, उसको वस्तुनिष्ठ अवधारणाओं पर परिवर्तित करके विचारों को महत्व दिया था। वस्तुनिष्ठ में परिवर्तित करके विचारों को महत्व दिया था प्लेटो ने। प्लेटो ने ज्ञान के 3 रूप बताए थे। प्लेटो ने ज्ञान के 3 रूप बताए थे। तो पहला जो प्लेटो के अनुसार ज्ञान के 3 रूप थे, प्लेटो के अनुसार ज्ञान, इसके 3 रूप थे। पहला था इंद्रिय जन्य ज्ञान।
इंद्रिय जन्य ज्ञान। दूसरा था आपका सम्मति जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान। और तीसरा प्रकार इन्होंने बताया था चिंतन जन्य ज्ञान। ठीक है, तो पहले भी हम प्राप्त करते हैं इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान। सम्मति के अंतर्गत हम सम्मति एक दूसरे सलाह करके विचार करके ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और तीसरे प्रकार में हम चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चिंतन वाला ज्ञान ही जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, बर्कले जो थे, बर्कले ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते थे। सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा। ठीक है, और कांट ने आत्मा के स्थान पर, आत्मा के स्थान पर तर्कना बुद्धि को, तर्कना बुद्धि को ज्ञान का आधार माना था। ठीक है, ज्ञान का आधार माना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा। इसको आचार मीमांसा भी कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में मिलेगा। ठीक है, अब हमने जो सबसे पहले तत्व को जाना किसी भी दर्शन के अंदर की तत्व क्या है, तत्व से फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, यह ज्ञान का आधार क्या है, इसको जाना। अब इसमें मूल्यवान क्या है। ठीक है, क्या चीज़ मूल्यवान है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं, हमें क्या ग्रहण करना है। ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए कि ज्ञान प्राप्त की विधि क्या है, ज्ञान प्राप्त की विधि, ये सारी बातें इसके अंदर बताई जाती हैं कि मूल्यवान चीज़ें क्या है। ठीक है, तो आदर्शवाद में मूल्यवान चीज़ क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है वो है सत्यम, शिवम और सुंदरम। आदर्शवाद कहता है कि यही हमारे जीवन के 3 मूल्य हैं और इन्हीं को हमें प्राप्त करना है। ठीक है, नैतिक जीवन जीने के लिए। ठीक है, नैतिक जीवन के लिए ये 3 मूल्य जो है आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा 4 जो हैं सद्गुण बताए। सद्गुण हैंगे संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। ये 4 सद्गुण हैं, इन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए और सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अगर इन चीज़ों को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह क्या है, अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति। ठीक है, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और आत्मानुभूति ही मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं आत्मानुभूति कर पाने तक, यहाँ तक। लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि आत्मानुभूति हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं।
जिनसे आदर्शवाद को और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। देखिए, आदर्शवाद क्या करता है, जो मुख्य बातें हैं आदर्शवाद के अंदर वो ये है कि ये आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति मानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्शवाद जो है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता पर बल देता है। अर्थात संपूर्ण संसार में, संपूर्ण प्रकृति में एक ही चेतन तत्व है, एक ही चेतन तत्व है। जैसे भारतीय दर्शन में कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म है जो कुछ है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं वो ब्रह्म का ही रूप हैं। तो इसी में एक परिभाषा है फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल ने कहा था कि इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं, हैं, उन सब में दैवी एकता है, उन सब में दैवी एकता है। यही एकता परमात्मा है, ऐसा फ्रॉबेल ने कहा था। आप फिर से पूरा देख लीजिए कि इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में एक दैवी एकता है, यही एकता जो है परमात्मा है। ठीक है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है इसका, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। तो आदर्शवाद के आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से हैं? वह थे सत्यम, शिवम तथा सुंदरम। तो ये आध्यात्मिक मूल्यों में आदर्शवादी विश्वास करते हैं। ठीक है। इसी में जे.एस. रॉस ने कहा है, जे.एस. रॉस ने कहा था कि आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है तथा वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। तो जो सत्यम, शिवम, सुंदरम गुण है ये आवश्यक गुण है और हम सभी के लिए अनिवार्य है, वांछनीय है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके बाद आपका अगला नियम है, सिद्धांत है, वह है नियामक व सामाजिक विज्ञान पर बल। नियामक व सामाजिक विज्ञान पर बल। इसमें देखिए कहा गया है कि आदर्शवादियों ने नियामक व सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान के अंतर्गत जो नियम से संबंधित होते हैं वो आते हैं। नियामक विज्ञान कौन कौन से हैं? नियामक विज्ञान हैंगे तर्कशास्त्र,
और आपके नीति शास्त्र, ठीक है। और इसके अलावा है सौंदर्य शास्त्र, ये आपके नियामक विज्ञान है, इन पर इन्होंने बल दिया है। और सामाजिक विज्ञान को भी इन्होंने महत्व दिया है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है इन्होंने समाज शास्त्र और आपके इतिहास और अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान आदि विषयों पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि आदर्शवाद और शिक्षा। अब हमारी हेडिंग है आदर्शवाद और शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद को जो लाने का काम था वो प्लेटो, कमेनियस और पेस्टोलॉजी और प्रोवेल आदि को जाता है, ठीक है। इन शिक्षा जो दार्शनिक थे ये, इनके कारण ही आदर्शवाद का शिक्षा में प्रवेश हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं, एक हैगा भौतिक रूप, ठीक है, और दूसरा हैगा आध्यात्मिक रूप। आदर्शवादियों के अनुसार तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? आध्यात्मिकता को देते हैं, ठीक है। इनका जो भौतिक रूप है वो इन्होंने क्यों स्वीकार किया है कि जो हमारा शरीर है, भौतिक उद्देश्य इसका क्या है? शरीर है, उसकी रक्षा के लिए भौतिक उद्देश्यों को भी स्वीकार इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन भौतिक ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है। आध्यात्मिक जो गुण है, देखिए ये जो जैसे मनुष्य हुआ और पशु हुआ, पशु के पास क्या नहीं? विचार नहीं है, तर्क नहीं है, चिंतन नहीं है। और मनुष्य के पास ये सभी चीज़ें हैं, चिंतन भी है, तर्क भी है, विचार भी है, ठीक है। इसी के कारण जो है मनुष्य पशु से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आदर्शवाद में बताया गया है कि शिक्षा साध्य न होकर, शिक्षा जो है, शिक्षा साध्य न होकर एक साधन मात्र है, ठीक है। इसको साध्य नहीं बताया गया है, साधन बताया गया। अर्थात शिक्षा एक साधन है जिसकी सहायता से हम विचारों के द्वारा और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को ग्रहण करने की शक्ति शिक्षा से आती है। विचारों के द्वारा इस संसार को हम समझ सकते हैं और आदर्श नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं और मनुष्य जो आध्यात्मिकता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग कि एक थे हॉर्न, इनकी परिभाषा है कि साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य,
आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। ठीक है, तो साध्यों में साध्य है, लक्ष्यों में लक्ष्य, अर्थात आदर्शवाद जो है एक साधन के रूप में व्यक्ति को समाज और प्रजाति को जो बढ़ता हुआ साक्षात्कार अर्थात उसका विकास है उसके द्वारा ही संभव है। तो शिक्षा को हम साधन के रूप में यदि स्वीकार करते हैं तो हमारा समाज का विकास होता है। ठीक है, निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। अब बात करते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा के उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, आध्यात्मिकता का विकास करना, आध्यात्मिकता का विकास करना। इसके बाद है आदर्शों व मूल्यों का विकास करना। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक विरासत, जो संस्कृति है हमारी, उसका विकास करना। ये सारे जो है शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं। और बालक का बौद्धिक विकास करना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। चूँकि देखिए हमारा जो आदर्शवाद विषय है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और समाज विज्ञान को महत्व देता है, तो इसके जो भी विषय होंगे वो आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे और सामाजिकता से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो प्लेटो ने मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य जो बताया था, आत्मानुभूति बताया था, और सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों की प्राप्ति को बताया था। तो तीनों मनुष्य जो हैं मूल्य जो है मनुष्य का बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक विकास करते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हो गई आपके पास, बौद्धिक जो किससे जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम से। ठीक है, तो बौद्धिक, कलात्मक और आपका हो गया नैतिक। तो इसी आधार पे जो इसके अंदर विषयों का चयन किया गया है। ठीक है, तो बौद्धिक विषयों के अंदर कौन कौन से विषय रखे गए हैं आपके, जैसे भाषा है, साहित्य है, और आपका इतिहास, भूगोल, गणित, इतिहास, भूगोल, गणित और थोड़ा बहुत विज्ञान भी है इसमें। ठीक है, इसके बाद कलात्मक के अंतर्गत कला और काव्य को महत्व दिया गया है। नैतिक के अंदर जो दिया गया है धर्म, आचरण, आचार शास्त्र और अध्यात्मवाद, ये आदर्शवाद का पाठ्यक्रम है जो इनके मूल्यों पर निश्चित है, मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी के अनुसार ही है। तो रॉस ने एक परिभाषा दी थी कि पाठ्यक्रम की आदर्शवादी धारणा की व्याख्या की है, और उसने कहा है कि शारीरिक और आध्यात्मिक इन क्रियाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप बनाया गया है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं ली गई हैं, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं या व्यायाम, और आध्यात्मिक क्रियाओं के अंतर्गत नैतिक व धार्मिक क्रियाएं
धर्म व आचरण शास्त्र का अध्ययन करना। ठीक है। सौंदर्य क्रियाओं के अंतर्गत ललित कलाएं भी हैं और मानसिक क्रियाओं के मानसिक विकास के लिए जो है साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास व भूगोल का विवरण इसमें दिया गया है पढ़ने के लिए कि छात्रों को पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास आदर्शवाद की शिक्षण विधियाँ। ठीक है। ये शिक्षण विधियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी बहुत परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। ठीक है। तो ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो एक विधि है आपकी आगमन निगमन विधि। तो इस विधि के जनक थे अरस्तु। ठीक है। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे सुकरात, याद रखिएगा। इसके बाद है संवाद विधि। संवाद विधि के जनक थे प्लेटो। ठीक है। इसके बाद है तर्क विधि। तर्क विधि, तर्क विधि के थे हीगल। और निर्देश विधि, इस विधि के थे हर्वार्ड। और खेल विधि, खेल विधि के जनक थे आपके फ्रोबेल। ठीक है। ये टैट, सुपर टैट वगैरह में, सी टैट में खूब पूछा जाता है। और अभ्यास व आवृत्ति विधि, अभ्यास व आवृत्ति विधि, इसके थे जनक पेस्टोलॉजी। तो ये सभी लोग जो थे प्रमुख आदर्शवादी थे और इन्होंने इन विधियों को दिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आदर्शवाद का शिक्षक कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, शिक्षक का जो आदर्शवाद में स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का ही है। ठीक है। और छात्र को जो है इन्होंने कोमल पौधे का रूप दिया है। और शिक्षक एक प्रकार से माली है जो पौधे को सहारा देता है, आगे बढ़ता है। माली की अनुपस्थिति में पौधा नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। और ये कहा गया है कि शिक्षक को अपनी कला, जो शिक्षण कार्य करना है, अपनी कला का ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षक को अपने आदर्शों से, अपने चरित्र से, अपने गुणों से छात्र को प्रभावित करके शिक्षित करना चाहिए। अपने आचरण के द्वारा जो है इसको प्रभावित करना चाहिए। इसी में एक परिभाषा है कि रॉस की। तो देखिए, प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो जाता है, प्रकृतिवादी। ठीक है। पर आदर्शवादी को क्या चाहिए? सुंदर गुलाब। आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को पसंद करता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को अपने प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उच्चता पर पहुंचाने में सहायता देता है जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच सकता है। तो छात्र जो अपने आप कार्य नहीं पहुंच सकता है, जहां नहीं जा सकता है, वहां पहुंचाने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और मुख्य बात यही है कि आदर्शवाद को सुंदर गुलाब अर्थात अच्छे कार्य ही पसंद है। ठीक है। ज़्यादातर ही पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास अब अगला चीज़ आती है छात्र। तो छात्र क्या है? छात्र जो है वह शरीर, इंद्रिय
और मस्तिष्क का बना हुआ है। ठीक है, इन सब से बना हुआ है, एक अंग मात्र है। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मनुष्य और दूसरी होती है आत्मा छात्र के अंदर। ठीक है, वह जो होता है अपूर्ण होता है, और उसे पूर्ण कौन बनाता है? पूर्ण उसे बनाता है शिक्षक। ठीक है, इसमें हॉर्न की एक परिभाषा है कि बालक एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है तथा उसकी नियति अमरत्व है। यह हॉर्न की परिभाषा थी। ठीक है, आदर्शवादी जो है बालक को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं, शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, बालक को उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता भी नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है कि बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ को विकसित करें। वे पाठ्यक्रम निर्माण भी आदर्शों के आधार पर ही करते हैं। बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करना है। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा योजना में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान और बालक को गौण स्थान दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अनुशासन। अनुशासन में आदर्शवादी जो हैं दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे, ये प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। अर्थात शिक्षक को जो है अपने आदर्शों से, अपने गुणों से, अपने चरित्र से, व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करके छात्रों को अनुशासित रखना। जैसे अनुशासन के लिए क्या व्यवहार होंगे, जैसे नम्रता, शिष्टता और आपके आज्ञाकारिता, ये सारे जो गुण हैं ये शिक्षक अपने व्यवहार में प्रदर्शित करें और छात्रों के अंदर इन मूल्यों का विकास करें। ठीक है, तो ये बात जो थी प्रभावात्मक के रूप में है। इसके बाद हम करते हैं कि आदर्शवाद का जो है क्या है मूल्यांकन, कि आदर्शवाद ने क्या महत्वपूर्ण दिया। तो मूल्यांकन किया जाए तो शिक्षा में उद्देश्यों को, जो शिक्षा के उद्देश्य बताए उनको व्यापक रूप प्रदान किया था। आदर्शवाद में व्यापक रूप उद्देश्यों को दिया, शिक्षा के उद्देश्यों को। ठीक है, इसके बाद हमको मूल्य दिए जो आज भी माने जाते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ठीक है, आदर्शवाद ने नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात कही। सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्वानुशासन। स्वानुशासन पर बल दिया है। अब आप अपने टीचर्स को देखेंगे तो उसके गुणों को देखकर आपको स्व अनुशासन में आना है। ठीक है, ये बातें आदर्शवाद के अनुसार कही गई थी। अब बात करते हैं अगला बिंदु कि आदर्शवाद में मुख्य रूप से दोष क्या है। ठीक, कमियों से हमें बहुत सारी चीज़ें बात कही गई हैं। इसमें जो बातें हैं एक प्रकार से ये जो है देखिए अव्यावहारिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो बातें कही गई हैं और उस पर अमल कर पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है।
ठीक है, ये भी इसका एक दोष है। इसमें प्रयोगात्मक का कोई स्थान नहीं है, ये भी इसकी प्रयोग करने की बातें नहीं कही गई, इसमें सिर्फ आध्यात्मिकता और अनुभूति की बातें कही गई हैं। ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को बल दिया गया है, जबकि वैज्ञानिक विषयों को भी महत्व देना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक विषय को महत्व दिया गया, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और ये जो दोष हैं ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आदर्शवाद एक प्राचीन विचारधारा है और इसके द्वारा ही हम, जो इसका एक प्लस पॉइंट और है कि संपूर्ण विश्व में सुख शांति कायम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आदर्शवाद ही सारे संसार को सुखी कर सकता है, इस विचारधारा से मानव सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, मानव का कल्याण हो सकता है। बाकी इसका इतना नेगेटिव पक्ष इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जो बात थी वो हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसी के साथ आदर्शवाद समाप्त होता है। आप इसको बार बार देखें, सुनें, इससे जो है आपको इसका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा।